ओम राधाई स्वाहा। देखो भाई, ये जो आपको अभी कल वर्णन हुआ अपने को, ये जो बांसुरी का वर्णन किया, ये भाई परम गुप्त से भी गुप्त है। जाने कैसे राधा रानी रीझ गई अपन सब पे। सो ये बात आप तक पहुंच रही है। आप इन चमड़न की आंखन को बंद करो और उसको शब्द बाई शब्द रिकॉर्ड करके सुनो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आप उस गुफा में राधा रानी के पीछे 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 ढूंढो भाई। वहाँ का सारी चीज़ आपको प्रकट आ जाएगा। ये कोई असंभव कार्य ना भाई, वो चाहे तो सब पॉसिबल है। बस आप एक बार आंखें मीच के दिल लगा के ये सोच लो कि हम उस यात्रा पे हैं जहाँ से हम राधा रानी के गोलोक में उन्हीं की कृपा से हम प्रवेश पा गए हैं, और हम उनके पीछे पीछे उनकी कृपा से उनकी डोर पकड़ के और हम चले जा रहे हैं। तो भैया जब आप ऐसे देखोगे तो आपको सब कुछ दिखने लगेगा। मैं आपको सच यकीन से बता रहा हूँ कि आपको इन्हीं आँखों से इनसे ही उस गोलोक के दर्शन होने लग जाएंगे भाई। आपको लगेगा कि आप भी चल रहे हो, सामने रानी चल रही, और आप उसकी सहचरी, किंकरी, मंजरी, जो भी समझो, वो बन के आप उस गोलोक में घुस गए हो। और वो कृष्ण जी ने आपको धक्का देके इधर भेजा, और आप अब होले होले राधा रानी की कृपा से उस गोलोक की उस बांसुरी में प्रवेश करके चल रहे हो भाई। वहाँ घुसो, वो देखो भाई कि स्वयं प्रकाशित राधा रानी में वो क्या चमक रही है। गुफा गुफा को है ना ही। वैसे तो हमारे तो गुफा हम जाने कि भाई ऐसी गुफा हो, वो गुफा ऐसी ना भैया, ना देखी हुई चीज है। तो बयान भी कैसे हो सके उसका। वहाँ ऐसी सुगंधियाँ, ऐसी वनस्पतियाँ है, ऐसा चारों तरफ का नजारा है। जाने कौन कौन से रंग के फूल है, लताएं हैं, पताकाएं हैं, उड़ते उड़ते संगीत करते हुए जो वो पक्षी अब करकल कर रहे हैं, वो तोते चारों तरफ आपके इधर उधर आ जाए, कभी आपके सर बैठ जाए, कभी इधर बैठे भैया। और जब आप चलो तो वो जलधारा ऐसी सुंदर, और उसके अंदर वो धीरे धीरे चले, खुशबू जाने कौन सी खुशबू है जो महक रहा है पूरा सब कुछ। उसमें जो वो चारों तरफ वो लगे हुए भाई हीरे जवाहरात, गोल गोल से उन पे आप चलो, तो आपको लगे कि भाई जैसे डल्लप के गद्दे पे चल रहे हो आप। और वो लेके उनके संग धीरे 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 चलते जा रहे हैं। और फिर जहाँ अब वो निकस रहे हैं भैया, अब ये हृदय को थाम लो कि आप गोलोक में उनके महल में घुसने वाले, राधा रानी के महल में अब प्रवेश करेंगे। ये उन्हीं की कृपा से पॉसिबल है भाई। ये मेरे बस की ना है, न इस किताब की, न किसी जमाने की। जाने कौन से आशीर्वाद है उनके। वो कही सो हमने आपको सुना डारी। ओम राधा स्वाहा। हे राधे। बाहर आने पर दूर एक अद्वितीय, अद्भुत, अनोखे, चकाचौंध करने वाली आभा से युक्त विशालकाय स्वर्णिम महल के दर्शन होते हैं। गुफा की सीढ़ियों के ऊपर आने पर पुष्पों से बने कालीन का मखमली मार्ग महल तक जाता है। एक कालीन हुए अपने तो भाई ये रेशम के हुए कि उसके वहाँ फूलों का ही कालीन बना हुआ है। वहां से वो महल तक जा रहा है कालीन। गुफा की सीढ़ियों के ऊपर आने पर पुष्पों से बने कालीन का मखमली मार्ग महल तक जाता है, जो कि दोनों ओर से दुर्लभ व सुंदरतम, अनदेखे अजब गजब विभिन्न रंग व प्रकार के फूलों के वृक्षों से सुसज्जित है।
जैसे दोनों तरफ कोई पूरा दरवाजा बने ना, कोई जैसे कॉरिडोर बन जाए, कोई एक मार्ग बन जाए, इधर भी पेड़ इधर भी पेड़ ऊपर जुड़ गए, और फूल ऊपर भी फूल है और नीचे टपक रहे हैं, रास्ते में भी ये पूरे फूल ही फूल हैं। ऐसा एक पूरा द्वार बन, एक पूरा रास्ता है, कहाँ तक जा रहा है, वो महल तक जा रहा है, जो दोनों ओर से दुर्लभ और सुंदरतम अनदेखे अजब गजब विभिन्न रंगों व प्रकार के फूलों के वृक्षों से सुसज्जित है, जिसके मध्य वो फूलों का कालीन लगा हुआ है। फूलों के वृक्षों ने वो संपूर्ण मार्ग ढका हुआ है, जिसकी अद्भुत सुंदरता का वर्णन करना परम असंभव है। स्वामिनी जो हमारे साथ होती हैं, अतः वहाँ संपूर्ण मार्ग के दोनों ओर, हम तो जाएं तो भैया कौन हो, बट वो हमारे आगे आगे चलें, हम सहचरी, हम उनकी नौकरानियां पीछे पीछे चलें, तो भैया वो दोनों तरफ जो पूरी किंकरियां और मंजरियां खड़ी रहे। स्वामिनी जो हमारे साथ होती हैं, अतः वहाँ संपूर्ण मार्ग के दोनों ओर लाइन में नमस्कार की मुद्रा में मुस्कुराकर अभिवादन करती हुई सेविकाएं खड़ी रहती हैं। राधा रानी के आगमन पर वो दोनों ओर से पुष्पों की वर्षा करती हैं। मार्ग के दोनों ओर मनमोहक स्वर्णिम सुनहरी चमकदार अत्यंत मुलायम घास के मैदान है। अब यहाँ जो दुर्वा हुए भाई, घास हुए, ये हरी हुए भाई, वहाँ हरी ना, वहाँ तो सोने के रंग की घास है। उसके मैदान के मैदान है, मैदान के मैदान चारों तरफ। मनमोहक स्वर्णिम सुनहरी चमकदार अत्यंत मुलायम घास के मैदान है। ये मार्ग महल के सामने जाकर रुक जाता है। अब अपन कहाँ पहुंच गए भाई? अब अपन महल के सामने ठाड़े भये, हमारे आगे राधा रानी खड़ी और हम उनके पीछे नौकरानियां खड़ी। सम्मुख एक विशाल काय परम अनोखा चित्ताकर्षक अद्भुत स्वर्ण निर्मित व विभिन्न रंगों की रत्न मणियों से जड़ित अजब गजब बहुत ऊंचा महल है। उस तक पहुंचने हेतु रत्न मणियों से बनी तीन ओर से विशाल सीढ़ियां हैं, जैसे एक तो यूं जा रही है, एक यूं जा रही है, और एक बीच में जा रही है एक प्लेटफॉर्म पे। ऐसी तीन सीढ़ियां ऊंचाई पे है, तो उस पे सीढ़ियों से जाया जा सके भाई, जो कि भांति भांति के अनेक अनोखे फूलों से परम आकर्षक व सुंदरतम सुसज्जित है। वो जो सीढ़ियां हैं, बनी तो रत्नन की है भैया, कोई हीरा की, कोई जवाहरतन की, कोई मणि की, कोई पुखराज की, कोई जाने नीलम की, सबकी अलग अलग सीढ़ियां बनी। और वो सजी कैसी, अद्भुत फूल, कोई फूल भी ऐसे ना जो कोई देखे ना सुने भैया, ऐसे फूल, रंग कैसे, हम जाने 7 रंग, वो जाने कौन से रंग है, नाम भी ना जान पाओ। ऐसे ऐसे रंगन के फूल, बेलें, लता पता कहाँ है, उसको इतना सुंदर कर रखा है पूरी उसको रास्ते को। और जो महल है उसका तो वर्णन क्या करें भाई, वो तो ऐसा ऊंचा कि जैसे सोना, पूरा हीरे जवाहरात से उस पे नक्काशी हो रही भाई। बहुत 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 बड़ा विशाल, उसके लिए शब्द ही ना है, कोई कैसे वर्णन करें, क्या करें। जिस पर सोने से बनी शानदार रेलिंग लगी उन सीढ़ियों पे, ये सीढ़ियां एक प्लेटफॉर्म पर जाकर रुक जाती हैं, एक चबूतरा है उस पर रुक जाएं, जिसकी फर्श स्फटिक मणि से निर्मित होने के कारण दर्पण की भांति चमक रही है। वो जो फर्श है, वो स्फटिक मणि का जैसे कोई चीज को बने हो, जो आप खड़े हो तो आपकी फोटो भी उसमें नजर आवे। जिसका फर्श, हाँ, सम्मुख एक बहुत ही विशाल प्रवेश द्वार है, जो दरवाजा है, इतना बड़ा विशाल दरवाजा है, जो कि स्वर्ण से बना हुआ है, जिस पर परम अद्भुत अजब गजब रत्न मणियों से नक्काशी व पच्चीकारी हो रखी है भाई। इतनो खूबसूरती से उस पे विभिन्न आकृतियां और सब बनी हुई, हीरा जवाहरात और सब पच्चीकारी हो रही है। जाने क्या क्या किस तरह से उसको सुंदरता से सजाया गया है दरवाजे को। स्वामिनी जू के सम्मुख पहुंचते ही उस द्वार के दोनों कपाट स्वतः ही खुल जाते हैं। जैसे ही पहुंचे वो, तो भैया वो दरवाजो अपने आप ही खुल जावे। जैसे, अब जैसे वो क्या है कि वो दरवाजे के दो पार्ट खुले, तो वो दरवाजे जैसे हाथ फैला के और स्वामिनी जी को स्वागत करे, उनको गलवैयाँ भर देने के लिए, जैसे खुल जावे, ऐसे ही यूँ खुल जावे, दोनों हाथ फैला दे वो दरवाज़ा। वो महल क्या है, महल अपने उसके हाथ हैं ये दरवाजे, जो यूँ खोल के स्वामिनी जी को स्वागत कर उनको गलवैयाँ देने के लिए अपने स्वतः ही खुल जाए भैया। सम्मुख बहुत ही विशाल प्रवेश द्वार है, जो कि स्वर्ण से बना हुआ है, जिस पर परम अद्भुत अजब गजब रत्न मणियों से नक्काशी व पच्चीकारी हो रही है। स्वामिनी जी के सम्मुख पहुंचते ही
उस द्वार के दोनों कपाट स्वतः ही खुल जाते हैं, जैसे वो स्वामिनी जी की उपस्थिति से अति प्रसन्न हो, उनको कपाट रूपी बाहें फैलाकर बाहों में भरना चाह रहे हों। अंदर प्रवेश करते ही नजरें चौंधिया जाती हैं। भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश चहुं ओर नजर आता है। बहुत तरह के रंगीन प्रकाश चारों तरफ नजर आ रहा है। नीचे जाने हेतु दोनों ओर सीढ़ियां, फिर सीढ़ियां नीचे जाने के लिए। ये रिसेप्शन हॉल है। यहाँ पे जाओ तो स्वागत कक्ष बना हुआ है, जो कि सामान्य से बहुत ही ऊंची दीवारों वाला है। उसकी दीवारों की ऊंचाई भैया बहुत ही ऊंची दीवारें वहां पे लगी हुई हैं, जिसमें चहुं ओर लाल, पीले, नीले, हरे, बैंगनी और ना जाने अनदेखे, अनसुने, जिनका नाम तक हम नहीं जानते, वहां 70,000 तरह के रंग हैं, जबकि पृथ्वी लोक में मात्र 7 रंग ही उपलब्ध होते हैं। अनेकानेक अद्वितीय विशालकाय झूमर से छत सुशोभित हो रही है। वो छत पे जो झूमरा लटक रही है भाई चारों तरफ, कोई लाल है, कोई पीली है, कोई नीली है, कोई हरी है, कोई गुलाबी है, और जाने कोई कौन से रंगों की बड़ी बड़ी झूमर, बड़ी बड़ी झूम रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी क्योंकि दीवारें इतनी ऊंची, उन पे झूमरें इतनी बड़ी बड़ी लटक रही हैं। जिसमें कोई बल्ब, मोमबत्ती या दीपक का प्रकाश है ही ना, कोई प्रकाश ना है, परंतु वो अपने आप ही स्वतः ही झिलमिल प्रकाश प्रकट कर रहे हैं। महारानी की इच्छा पढ़, अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, सब सब काम उनकी इच्छा से चले। एक बात यहाँ समझ लो साहब, इस लोक में ना तो कोई आपस में बात करे न बोले। कभी आप गूंगे बहरों की स्कूल जाओ तो वहाँ देखोगे भाई वहाँ इशारों से बात हुए, वहाँ कोई बोल ना रहा, सब आपस में कैसे बात करें, इशारों से। वो तो हमारे पृथ्वी लोक के उन स्कूलों की बात है जहाँ सुनने की और देखने की क्षमता नहीं है, वो बोलने की क्षमता ना है भाई। परंतु वहाँ तो ऐसा भी ना हो, वहाँ कोई किसी से कछु ना बोल रहा भैया, वहाँ तो आपस में मन पड़े हैं। राधा रानी क्या चाहती है, या उनका मन पढ़ के हम पढ़ लें, और सखियां आपस में जो बात करें वो एक दूसरे का मन पढ़ के करें। सहचरियां और ये सब भी आपस में एक दूसरे का मन पढ़े भैया, वहाँ कोई बोली है ना। आँखियन की बोली से काम चले, वहाँ तो आँख से आँख बोल रही है, वहाँ कोई जवान को काम ना भाई, छू चाट छू सपट भी ना भाई। तो ऐसे ये बता रहे हैं कि जो वो झूम रहे हैं वो राधा रानी का मन पढ़ ले भाई। झूमर भी क्या है कि आप ये न समझना आपने कि जैसे ये साहब जड़ है, वहाँ कछु जड़ ना भैया, वहाँ तो सभी सभी जागृत है। वहाँ की झूमर भी सखी चेतरी है कुछ ना, वहाँ सब जागृत है, कुछ भी ऐसा ना है कि जो जागृत ना है भैया। जिनमें कोई बल्ब, मोमबत्ती या दीपक का प्रकाश नहीं होती, परंतु वो अपने आप ही स्वयं ही झिलमिल प्रकाश प्रकट कर रहे हैं। महाराणा जी की इच्छा पर वो प्रकाश को स्वयं ही कम ज्यादा करते हैं। चहु और अति मन भावन, मन लुभावन सुगंध ठंडी हवा के साथ बह रही है। यहाँ एसी व पंखे उपलब्ध नहीं है, परंतु जितना तापमान श्री राधा रानी की इच्छा होती है उतना ही उसी क्षण हो जाता है। राधा नाम का मादक बांसुरी का मीठा मीठा हल्का हल्का संगीत चारों ओर से प्रसारित हो वातावरण को मनमोहक बना रहा है। स्वर्ण से निर्मित दीवारों पर राधा रानी व उनके श्री कृष्ण की अत्यंत विशाल चित्ताकर्षक पेंटिंग टाइप की चीज बनी भैया। वो कोई बनाई चीज है जिसमें बड़े बड़े चित्र हैं, जिसमें राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के दर्शन है, उनकी विभिन्न आकृतियां, विभिन्न प्रकार के सुंदर से सुंदर पेंटिंग उधर लग रही भैया। विशाल चित्ताकर्षक पेंटिंगें विभिन्न मुद्राओं में सबोर लगी हुई हैं। दीवारों पर सुंदरतम झरोके लगे हुए हैं, जो कि विभिन्न रंगों की रत्न मणियों की पारदर्शक टाइलों से सुसज्जित हैं। जैसे अपन कहे ना भैया कि वो कलर्ड ग्लास जैसे हुए, ऐसे टाइल किस चीज की बनी, टाइल बनी है हीरे जवाहरात माणक और पुखराज और इन सब की टाइलें वहां बनी भैया नीलम की, और उनमें से जो प्रकाश आए वो उस रंग को निकल के आए। टाइलों से बाहर आते प्रकाश की रंग बिरंगी किरणें हॉल की सुंदरता में चार चांद लगा रही हैं। फर्श स्फटिक मणि की चमक के कारण इतना शानदार लग रहा है कि उस पर चलने पे भी शर्म का अनुभव हो रहा है। जो फर्श है ऐसा चमके भाई कि उसमें लगे कि यार भाई
खराब ना हो जाए, डर डर अपना डर डर लगता है, शर्म महसूस हो रही है कि हम इसमें चल रहे ऊपर। स्वयं का प्रतिबिंब उसमें साक्षात दृष्टिगोचर हो रहा है। दीवारों पर विभिन्न रंगों की रत्न मणियों से नक्काशी हुई हुई है। दीवारों के सहारे परम सुंदर व अत्यंत आरामदायक मखमली सोफे नुमा स्वर्ण निर्मित नक्काशीदार कुर्सियां लगी हैं भैया, सोना की कुर्सियां बनी जिसमें तरह तरह के डिजाइनों से वो लगे हुए हीरे जवाहरात, और भैया वो कुर्सियां उधर लगी हुई हैं साइडों में, जिनके सम्मुख लंबे लंबे रेशमी कालीन बिछे हुए हैं। इस बड़े से हॉल के और अंदर जाने पर एक अत्यधिक बड़ा दरबार हॉल है, और वहां से और अंदर घुसो तो एक बड़ा सारा दरबार हॉल है, पूरा चौरस, इतना बड़ा दरबार हॉल, बहुत ही बड़ा दरबार हॉल है, जिसकी ऊंचाई सामान्य से बहुत अधिक है। अति विशाल अनेकानेक परम चरम सुंदर खंभों से हॉल और भी मनमोहक लग रहा है। इतने सारे खंभे बन लगे हुए उसमें, और वो ऐसे शानदार तरीके के खंभे बने उसमें, डिजाइन है ये इतना बढ़िया कि उनसे और भी मनमोहक लग रहा है वो दरबार हॉल। सब कुछ स्वर्ण से निर्मित है। प्रत्येक खंभा अलग अलग रंगों की बहुत विशाल रत्न मणियों की शिलाओं को काट कर नक्काशी कर बनाए गए हैं। इसमें जोड़ी ना गई भैया कछु चीज, वो तो पूरा पूरा साफ था, पूरा का पूरा पत्थर ही वो चट्टानी किसी हीरे जवाहरात की है। उस पे नक्काशी करके अलग अलग रंगीन उसके अंदर वो लगे हुए हैं दूसरे जवाहरात। प्रत्येक खंभा दूसरे से भिन्न आकृति व सजावट का बना हुआ है। एक दो खंभे एक से ना भैया, सब अलग अलग प्रकार के बने हुए हैं, जिन पर विभिन्न रंगों की रत्न मणियों को करीने से सजाया गया है। छत पर जगह जगह रिसेप्शन हॉल ही के प्रकार के रत्न मणियों के रंग बिरंगे अति विशाल झूमर झूल रहे हैं। हॉल के मध्य में बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ऊंचाई पर गोलाकार प्लेटफॉर्म है। ऊपर नाचते हुए मोर की आकृति का सोने का रत्न मणियों से जड़ित स्वर्ण निर्मित बहुत विशाल सिंहासन उपस्थित है। जो वो प्लेटफॉर्म बना हुआ है उस पे क्या मौजूद है कि झूम जैसे नाचते हुए वो है ना मोर की आकृति का सोने का बना हुआ बहुत ही बढ़िया वहां पे विशाल सिंहासन मौजूद है, जो कि तरह तरह की मणियों से जड़ित है। प्लेटफॉर्म तक जाने हेतु बहुत सी सीढ़ियां ऐसे सीढ़ियां बनी हैं, जिन पर सुंदर अत्यंत सुंदर रेशमी कालीन लगा हुआ है, जो कि फिक्स है, चलने पर फिसलता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म की विशेषता यह है कि हॉल के किसी भी हिस्से में खड़े व्यक्ति को सिंहासन भली भांति दिखलाई देता है, और ये सिंहासन स्वतः ही घूम भी सकता है। अब वो जो सिंहासन है ऊपर जो प्लेटफॉर्म पे है, वहाँ आप कोई बैठा हो तो आप कहीं भी खड़े हो उसको आप देख सको, और वो जो सिंहासन है वो घूम भी सके भाई अपने आप, जहाँ जिधर चाहो वो मुड़ जाए। ये स्वतः ही राधा रानी की इच्छा अनुरूप अपना आकार छोटा व बड़ा कर सकता है भैया, वो छोटो भी हो जाए बड़े भी हो जाए, जैसे राधा रानी की इच्छा हो। वो कभी तो खूब बड़े हो जाए, कभी बिल्कुल छोटो से हो जाए, कभी ऊंचो हो जाए, कभी छोटो से नीचे हो जाए। ये सब राधा रानी की इच्छा पे चले भाई। ये सब कोई अपने आप हो रहा है, वो सियाह से नहीं कर रहे हो भाई। उसी में इतना गुण है कि वो राधा रानी की इच्छा पढ़ के और वो सब अपने आप ही करे इसको। ये ऊंचा या नीचा आगे या पीछे भी स्वामी जी की इच्छा अनुसार हो जाता है। ये सिंहासन स्वतः ही झूले में भी परिवर्तित हो जाता है। पहले तो भैया वो लगे कि सोफो टाइप का, मगर वो आप देखो तो वो झूला बन जाए भाई। स्वामी जी के आने पर यह हॉल पूरी तरह से किंकरियों और मंजरियों से भरा रहता है। जब स्वामी जी पधारे हैं भैया वो फुल खचाखच भर हो रहे हैं। स्वामिनी जी के हॉल में प्रवेश करने पर सब ओर से स्वामिनी जी के जयकारे लगाए जाते हैं। ये ही राधा रानी का सकल निज जूथ है, जितने वो खड़े हैं वो उनका सकल निज जूथ है। बाकी तो बहुत सारे हैं वहां, परिकर तो बहुत है, मगर निज जूथ वो ये है। सिंहासन पर राधा रानी सरकार सीधे हाथ की तरफ और उनके श्री कृष्ण बाईं ओर विराजते हैं, अन्यथा श्री राधा रानी के चरणों में बैठते हैं। यह स्थिति पृथ्वीलोक पर अवतरित राधा कृष्ण के सिंहासन पर विराजमान होने के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यहाँ गोलोक में श्री राधा रानी सरकार श्री कृष्ण की भरतार व करतार हैं, जबकि पृथ्वीलोक में कृष्ण प्रमुख हैं। वे राधा एक सहचरी अवतार होने के कारण उनके भरतार व करतार स्वयं कृष्ण होते हैं। अतः वे सीधे हाथ पर बैठते हैं और राधा उनके बाएं हाथ पर विराजित हैं। संसार अत्यंत
संसार अनित्य व झूठा है, जैसे दर्पण झूठा होता है। दर्पण हमें हमारा प्रतिबिंब दिखलाता है और प्रतिबिंब केवल झूठ है, कदापि सत्य नहीं हो सकता। प्रतिबिंब या छाया में हम कभी भी सत्य की में उपस्थित नहीं हो सकते। जैसे दर्पण में स्वयं का प्रतिबिंब देख पाए तो पाएंगे, पर हमारा दायां भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर दिखता है। ठीक इसी प्रकार गोलोक में दाएं हाथ पर बैठी राधा रानी पृथ्वीलोक में बाईं तरफ दिखती हैं और बाईं ओर बैठे श्री कृष्ण दाईं ओर दिखते हैं। क्योंकि संसार एक छाया व प्रतिबिंब मात्र है, सत्य न होकर दर्पण की भांति परम झूठा है। श्री राधा रानी सरकार अपना बायां चरण सिंहासन के आगे श्री राधा रानी सरकार अपना बायां चरण सिंहासन के आगे नीचे रखे सोने की अति सुंदर लाल मखमली बाजोर जो चौकी होती है उस पर धरती हैं और महारानी की भांति ही दायां चरण बाएं चरण के ऊपर रखती हैं। असखी मंडल चहुं ओर से उन्हें घेर कर खड़ा रहता है। हम स्वामिनी जी की निज व नित्य सहचरी व अंतरंग सखी उसी प्लेटफॉर्म पर स्वामिनी जी की और सदैव उनके निकट खड़ी रहती हैं। ओम राधा स्वाहा। देखो भाई, वहां जो रह सके ना, वो उन्हीं के लोग हैं जिसको वो ले जाएं, जिसको बनाएं, जिसको रख ले भैया। और जो नीचे किंकरी मंजरी हैं वो सब हैं ही उनका नित्य निकट दूत, जिस पे उनकी मेहरबानी हो जाए भैया उसको सेचुरी बनाए, नित्य सेचुरी बना ले तो वो अपने पास उसको खड़ा कर ले, उससे बहुत प्रेम करें वो, और उसको कहीं जाने ना दे, वो अपने पास चिपका के रखे भाई। तो वो भी राधा रानी की तरफ खड़े हो जाते हैं, हम लोग भी। कहाँ है अपन? असखी मंडल चहुं ओर से उन्हें घेर कर खड़ा रहता है। हम स्वामिनी जी की निज व नित्य सहचरी व अंतरंग सखी उसी प्लेटफॉर्म पर स्वामिनी जी की ओर सदैव उनके निकट खड़ी रहती हैं। यहाँ पर जो कोई भी रह सकता है वो मात्र केवल मात्र स्वामिनी जी का नित्य व निज सकल जूत का निज परिकरी है। अपने सकल जूत के बारे में हमें स्वामिनी जी ने इस प्रकार समझाया है। श्री राधा रानी एक होती हैं, उनमें से कृष्ण प्रकट होते हैं। तब स्वामिनी जी की 8 इच्छाएं ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, चित्रा, रंगदेवी, तुंग विद्या और सुदेवी के रूप में किशोरी का रूप धारण कर स्वामिनी जी में से ही प्रकट होती हैं। सब इच्छाओं यानी सखियों में प्रमुख ललिता जी हैं। श्री राधा रानी की सारी इच्छाएं मिलकर ललिता जी का रूप हैं। यदि सब इच्छाओं को मिला लो तो ललिता बन जाए भाई। और ललिता ही प्रमुख है, ललिता जी के बिना कछु ना हिले इधर। ललिता जी का ही बस वर्चस्व है वहां, ललिता जी का रूप है। तब इन प्रत्येक सखी में से, हाँ अब वो बता रही हैं कि ललिता जी प्रमुख है, श्री राधा रानी की सारी इच्छाएं मिलकर ललिता जी का रूप ही हैं। तब इन प्रत्येक अस्त्र सखी में से 8-8 सह सखियां प्रकट हो जाती हैं। पुनः इन सब में से 8-8 सहचरियां प्रकट हो जाती हैं। फिर एक बार इन सब सहचरियों में से 8-8 सहायक सहचरियां प्रकट हो जाती हैं। कुल मिलाकर के ये सब 4096 लोगों का स्वामिनी जू का निज व नित्य सकल जूत है। 4096। ठीक है, इसमें दो जोड़ लो, राधा और कृष्ण, तो 4098। अतः ये अटल सत्य है। अब बात समझना सरकार। अतः ये अटल सत्य है कि कहीं भी राधा कृष्ण केवल दो ना होकर 4098 लोगों का समूह होता है। ऐसा हो ही ना सके कि राधा कृष्ण अकेले हों, उन्हें छोड़े ना भैया सखियां, उन्हें छोड़े ना उनका सकल जूत। तो जहां राधा कृष्ण विराजे वहां 5000 लोग हैं, ये 4098 लोग हर क्षण हर घड़ी हर पल राधा कृष्ण के जोड़े को घेरे रहे भैया, सिक्योरिटी में रहे, ऐसे ना रहें। ये बात पक्की है, समझ लेना, गुप्त है और बिल्कुल अक्षर से सही है। परंतु गोलोक धाम में केवल निज सहचरियां ही नहीं होती हैं, इनके अतिरिक्त असंख्य किंकरियां, सेविकाएं व दासियां भी रहती हैं। इस महल में से प्रथम मंजिल फर्स्ट फ्लोर तक जाने हेतु, अब आगे की कहानी सुनिए सब महल का। इस महल में से प्रथम मंजिल फर्स्ट फ्लोर तक जाने हेतु रेशमी कालीन युक्त अत्यंत सुंदर घुमावदार सीढ़ियां बनी हुई हैं।
ये ऊपर जाने पर एक मनमोहक गलियारे पर पहुंचती हैं, जिसके दाईं ओर अनेकानेक कमरे बने हुए हैं। बाईं ओर 8 बड़े-बड़े हाल नुमा कमरे हैं। दाईं ओर तो बहुत सारे कमरे बने भैया, और इधर जाओ तो 8 बड़े-बड़े हॉल बने हुए हैं। परंतु अंदर से ये सब एक दूसरे इंटरकनेक्टेड हैं। सब एक दूसरे से जुड़े भाई, अलग-अलग ना है। और इनके मध्य दरवाजे नहीं है, कोई दरवाजे भी नहीं है। इन कमरों के अंत में स्वामिनी जी का एक विशाल व सुंदराति सुंदर परम ऐश्वर्यशाली सुंदरतम सुसज्जित शयन कक्ष है भाई, जिसके बीचों बीच एक अत्यंत विशालकाय झूमर झूल रहा है, जिसके प्रकाश की मात्रा व रंग स्वामिनी जी की इच्छा पर निर्भर करता है। जिसके मध्य एक गोलाकार सर्वोत्तम गद्देदार मखमली चादर से सुसज्जित, जिन पर अनोखी पुष्प सज्जा की गई है, आरामदायक तकिए मसनद गद्दियों से सुशोभित अनोखा अद्वितीय चित्ताकर्षक स्वर्ण से निर्मित आलीशान पलंग लगा हुआ है, जिस पर रेशम का बना गोलाकार रंगीन कढ़ाईदार अमूल्य रेशमी कुछ पारदर्शी वस्त्र छत के मध्य से नीचे की ओर आकर पलंग को सामने की ओर से छोड़कर संपूर्ण तरफ से घेर कर अद्भुत रीति से चुन्नटों से सुसज्जित किया गया है। अब समझो सरकार, आप आए, उसमें घुस रहे हैं अपन। अब उस जो उनका शयन कक्ष है उसके बीचों बीच एक अत्यंत विशाल का झूमर है। झूमर के नीचे नीचे एक गोल पलंग है, खूब बड़ा सारा। उस पे सुंदरतम जो भी कुछ हो सकता है वो पॉसिबल जो है वो है। और रंगीन कपड़े उस झूमर के नीचे कड़े से यूं लटक रहे चारों तरफ, और वो पलंग में जाके फिट हो रहे हैं। तो पलंग को तीन सब तरफ से उसने कवर कर रखा है चुन्नटों से, और जो बीच का हिस्सा है यही खुला हुआ है, सामने का हिस्सा, तो सामने से कोई उसमें प्रवेश कर सके। चारों तरफ से वो उन कपड़ों से घिरा हुआ है। इस अजब अजब अनोखी फूल सज्जा से उपस्थित है इस पे। इसमें पलंग की शोभा में क्या कह रहे छोड़कर संपूर्ण तरफ से घेर कर अद्भुत रीति से चुन्नटों से सुसज्जित किया हुआ लगा है। इस पर अजब अनोखी फूल सज्जा उपस्थित है। इससे पलंग की शोभा में चार चांद लग गए हैं। ये पलंग स्वतः ही घूम भी सकता है। ये पलंग सरकार की इच्छानुसार ऊपर नीचे छोटा बड़ा स्वतः ही हो सकता है। कभी कभी इस पलंग के नीचे चहुं ओर जल भर जाता है, जिसमें सुंदरतम कमल लग शयन कक्ष की शोभा को बढ़ाते हैं। जल में पलंग के सम्मुख अजब गजब रोशनी बिखेरती कमल की आकृति वाला संगीतमय फव्वारा भी है। फव्वारा भी चल शयन कक्ष की शोभा को अनंत गुना बढ़ा देता है। ये फव्वारा स्वतः ही स्वामिनी जी की इच्छानुसार राग रागनियों को भी प्रसारित कर सकता है, और ध्वनि की तीव्रता भी कम ज्यादा कर सकने में समर्थ है। ये फव्वारा ही नहीं भैया, इससे म्यूजिक भी निकले, और जैसा चाहे कम ज्यादा तेज वो सब उनकी मर्जी है। पलंग के नीचे अत्यंत सुंदर रेशमी गोलाकार गलीचा बिछा हुआ है। फर्श व दीवारों पर विभिन्न रंगों की रत्न मणियों से अद्भुत नक्काशी व चित्रण किया हुआ है। जगह जगह फर्श पर सुंदरतम फूलों से रंगोलियां बनी हुई हैं। पलंग के पास एक स्वर्णिम स्वर्ण निर्मित अद्भुत सुंदर व सुसज्जित टेबल रखी हुई है, जिस पर भांति भांति के अनोखे पेय पदार्थ, अनेकानेक प्रकार के दिव्य सूखे मेवे, शुद्धतम ओटाया हुआ गाढ़ा दूध रखा है, विशुद्ध माखन रखा हुआ है, स्वादिष्ट मिश्री रखी हुई है, ताजा शहद रखा हुआ है, अजब गजब खुशबूदार और सुगंधित बीड़े रखे हुए हैं, पान रखे भाई, सब प्रकार के श्रेष्ठतम प्राकृतिक इत्र हैं, सभी मनमोहक सुगंधियां इत्यादि करीने करीने से सुसज्जित हैं। कभी कभी ये शयन कक्ष अवर्णनीय पुष्प सज्जा से ही सुसज्जित हो जाता है। संपूर्ण कक्ष शयन कक्ष एक मनमोहक चित्ताकर्षक परम से भी परम अद्भुत सुगंध से महक रहा है। प्रतिदिन इसकी साज सज्जा नवीन होती है। जब स्वामिनी जू व उनके श्री कृष्ण यहाँ होते हैं, उनकी संपूर्ण निजी आवश्यकताओं की पूर्ति व सुरक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी ललिता जी पर रहती है। उन 8 कमरों का अंतिम हॉल कमरा जो कि शयन कक्ष से जुड़ा हुआ है, वो ललिता जी का हॉल है, ललिता जी का कमरा है, जिसमें ललिता जी का सिंहासन है। उसमें उनमें उनसे प्रथम निकली 8 सखियां वे उनकी सेवा में रहती हैं। उनको मिलाकर 512
का ललिता जी का जूथ यहाँ उपस्थित रहता है। उस कमरे के अंदर कौन रहे भाई कि जो ललिता जी में से निकली सह सखियाँ, फिर सहचरियाँ, फिर सहचरियाँ, और ये ऐसे करके 512 वहाँ पे जूथ जो है वो इनके पास रहता है। ललिता जी स्वामिनी जू की चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वहाँ की। जो गोलोक है उसकी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर और संभालने वाली कौन है भैया, वो है ललिता जी, या चीफ पर्सनल असिस्टेंट कह लो आप। राधा रानी की चीफ पर्सनल असिस्टेंट कोई है सो ललिता जी। उनकी संपूर्ण निजी इच्छाएं सर्वप्रथम इन्हीं इन्हीं को पता चलती हैं। ये बिना युगल के बोले ही उनकी इच्छाएं पढ़ने में पारंगत हैं। युगल की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी ललिता जी की है। उनकी इच्छा व जांच परख के बिना कोई भी मनोहर युगल के पास फटक भी नहीं सकता। उनकी इच्छा के बिना मिल भी नहीं सकता। युगल के सर्वप्रिय बीड़े की सारी व्यवस्था यही करवाती हैं। विशाखा जी का हॉल में दूसरे नंबर पर है। विशाखा जी का हॉल, अब हम ललिता जी के में से आगे बढ़ रहे हैं। विशाखा जी का हॉल दूसरे नंबर पर है। विशाखा जी गोलोक की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं या चीफ जनरल मैनेजर हैं। ललिता जी के संपूर्ण आदेश विशाखा जी को ही प्राप्त होते हैं। ललिता जी विशाखा जी को बोले भाई कि युगल क्या की क्या इच्छा है, वो क्या चाह रहे हैं, वो ये विशाखा जी को बताएं। वो ही बाकी सखियों से संपूर्ण सब कुछ कार्य करवाती हैं, परंतु सब कार्यों का निरीक्षण व प्रबंधन विशाखा जी स्वयं ही करती हैं। इनकी प्रमुख सेवा सुगंधित चंदन लगाने की है। उनका जूत भी 512 का है, जिसका अब तीसरा हॉल चित्रा जी का है। इनका प्रमुख विभाग भांति भांति के पेय पदार्थ, इत्र, सुगंधियां, सुगंधित तेल, लेप इत्यादि निर्माण का है। इनका जूत भी 512 का है। चौथा हॉल इंदुलेखा जी का है। इनका प्रमुख कार्य भोजन का निर्माण व प्रस्तुतिकरण है। इनका जूत भी 512 का है। पांचवा हॉल चंपकलता जी का है, जिनका प्रमुख विभाग भांति भांति के हाथ के पंखे व चंवर इत्यादि का निर्माण करना है। इनका जूत भी 512 का है। छठा हॉल रंग देवी जी का है। इनका विभाग मुख्यतः चित्रकारी, चित्रण, अलंकरण का है। इनका जूत भी 512 का है। सातवां हॉल तुंग विद्या जी का है, जिनका प्रमुख कार्य संगीत का सृजन व संगीत के साजों का निर्माण व रख रखाव करना है। इनका जूत भी 512 का है। अंतिम व आठवां हॉल सुदेवी जी का है। इनका प्रमुख कार्य भांति भांति के पुष्पों का संग्रह, मालाओं व गजरों का निर्माण, पुष्प सज्जा इत्यादि है। इनका जूत भी 512 का है। इस प्रकार 4096 लोगों का सम्मिलित निज जूथ ही श्री राधा रानी सरकार का निज व सकल जूथ है। ये आठों हॉल इंटरकनेक्टेड हैं। कोई भी कभी भी किसी भी हॉल में आ जा सकता है। इस संपूर्ण सकल जूथ के सभी सदस्य सारे कार्यों में निपुण हैं। जब जिस सखी को जूथ से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, वो सकल जूथ के सदस्य वहीं पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी जूथ का सदस्य किसी अन्य विभाग के सदस्यों से उनकी दक्षता में कम हो, अपितु सभी सदस्य सभी कार्यों में निपुण हैं। देखो भाई, ये सारी सारी सखियों की इन्होंने बात बताई कि भाई 1 हॉल, 2 हॉल, 3 हॉल, ऐसे 5 हॉल, इनके 5 वो आठों हॉल, और आठों के अंदर क्या क्या प्रमुख कार्य वो हैं। और मगर जब जिस जैसी सखी को जरूरत हो कि भाई खाने की आज ज़्यादा जरूरत है, बहुत लोग आने वाले हैं, तो वो सारी सखियाँ वहाँ पहुँच जाएं भैया इंदुलेखा जी के। और ये सारी सखियाँ और जितनी सहचरियाँ ये सब हैं, ये सारी की सारी सब कामों में प्रवीण है भाई, सब में निपुण। जैसी खाने बनाना जाने वो वैसे की वैसी माला बनाना जाने, वैसे के वैसे चंवर बनाना जाने, वैसे के वैसे इत्र बनाना जाने, और वैसे के वैसे राग रागनियाँ और संगीत कर सकें। इसलिए कोई किसी से कम नहीं है, सब एक दूसरे की पूरक हैं, सब एक दूसरे को काम जाने भैया। और ये डोलती फिरें इधर से इधर, इधर से इधर।